आगे बढ़ते हैं। 13 दिन तक भीषण बमबारी करने के बाद अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन इन हमलों के रुकने से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर वो चौंकाने वाली बात पता चली है जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। अमेरिका की खुफिया एजेंसीज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei अपने पिता आयतुल्लाह अली खamenei से कहीं ज्यादा परमाणु हथियारों के सपोर्टर हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सवाल उठने लगा कि क्या तेहरान की रणनीति बदल चुकी है और क्या पश्चिम एशिया एक नए परमाणु संकट की तरफ बढ़ रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का अगला कदम होगा क्या? इस खास रिपोर्ट से समझिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई अपने पिता आयतुल्लाह अली खामनेई की तुलना में परमाणु हथियार विकसित करने के प्रति अधिक सकारात्मक सोच रखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान की टॉप लीडरशिप पर हाल में हुए हमलों के बाद यह परमाणु हथियार विकसित करने की सोच और ज्यादा मजबूत हुई है। ईरान के सुरक्षा प्रतिष्ठान, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और धार्मिक नेतृत्व के भीतर उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। वर्षों से उन्हें अपने पिता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता रहा और आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद निर्विरोध उन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर चुन लिया गया था। अब आपको वो आफत दिखाने जा रहे हैं जिससे दुनिया के कई देश परेशान हैं। आफत का नाम है आग, तूफान और सैलाब। कहीं आग जिंदगी के लिए खतरा बन गई है, कहीं बाढ़ बर्बादी बनकर आई है। कुछ देशों में तूफान तबाही मचा रहा है और कुदरत जिस तरह का कोप दिखा रही है उससे एशिया से लेकर यूरोप तक इमरजेंसी लग गई है। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है। ग्वांगडोंग प्रांत से करीब 3.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तेज हवाओं की वजह से 150 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, पहाड़ों की बर्फ पिघल रही है और उस पिघलती बर्फ से जन्म ले रहा है एक बड़ा खतरा। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, जिस रफ्तार से दुनिया के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले सालों में बर्फ से ढके इलाकों में 50,000 से ज्यादा नई झीलें बन सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। स्वीडन की उपसाला यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉजेन और नॉर्वे की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो के रिसर्चर्स की टीम ने एंटार्क्टिका के कई ग्लेशियर्स का अध्ययन करने के बाद ये चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है। तमाम ग्लेशियर पर रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघलने से 56,659 झीलें बनने की आशंका है, जो आने वाले वक्त में एशिया, एंडीज पर्वतमाला, अलास्का और आर्कटिक के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। वैज्ञानिक इस घटना को ग्लॉफ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड किसी सामान्य बाढ़ की तरह नहीं होता। सामान्य बाढ़ में पानी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ग्लॉफ में लाखों क्यूसेक पानी कुछ ही मिनटों में ग्लेशियर से नीचे की ओर दौड़ पड़ता है। वैज्ञानिकों की नई रिसर्च बताती है कि आने वाले वर्षों में बनने वाली नई ग्लेशियर झीलों का सबसे बड़ा असर 4 क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। एशिया के हिमालय, दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका का अलास्का और आर्कटिक क्षेत्र। ये चारों इलाके दुनिया के सबसे तेजी से बदलते हिम क्षेत्रों में शामिल। अब बात पीओके की। पीओके की जनता ने अब लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है। लॉन्ग मार्च मीरपुर से मुजफ्फराबाद तक निकाला जा रहा है। पीओके के लोगों का ये वो आंदोलन है जिसके सामने मुनीर और उनकी सेना की दमन नीति पूरी तरह नाकाम हो गई है। घर में कई मोर्चों पर फंसे मुनीर अब इतने भयभीत हैं कि वो अब पाकिस्तान के एटमी हथियारों को अपने नियंत्रण में लेने जा रहे हैं। सवाल यही, आखिर मुनीर इतने डर में क्यों हैं? अब देश के परमाणु हथियारों, मिसाइल सिस्टम और अन्य रणनीतिक सैन्य संसाधनों का संचालन एक सेंट्रल सैन्य कमान के तहत होगा। इसका मकसद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक कमांड को जोड़कर एक संयुक्त कमान बनाना है। रूस से चल रहे भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होने वाली है, और जब से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है एक पैटर्न सामने आया है। जब जब ज़ेलेंस्की अमेरिका जाते हैं उसी वक्त रूस हमले तेज कर देता है। क्या इस बार भी ऐसा हो रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में।
हर बड़े दौरे के दौरान हमला तेज कर रूस दुनिया को यह संकेत देता है कि जंग का कंट्रोल अभी भी उसके हाथ में है। ऐसा करके रूस सिर्फ अपनी सैन्य रणनीति का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी बनाता है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन हथियार लेने के लिए ही आक्रामक हो रहा है। इसी वजह से कैस्पियन सागर में ईरान के जहाज पर हमले किए। ऐसी भी चर्चा है कि यूक्रेन ईरान के खिलाफ सीधे जंग में उतर सकता है, जिससे अमेरिका की मदद की जा सके। इसके बदले में वो रूस के खिलाफ अमेरिका की खुलकर मदद चाहता है और इस इच्छा को मीटिंग में ज़ेलेंस्की जाहिर कर सकते हैं। एक वक्त था जब युद्ध जमीन के लिए लड़े जाते थे, फिर दौर आया जब सत्ता के लिए जंग शुरू हुई। लेकिन अब जंग का चेहरा बदल चुका है। अब वो एक सर्विस मॉडल बन चुका है, जिसे यूज करने के लिए हथियारों का सब्सक्रिप्शन जरूरी है। आप देखेंगे दुनिया के नक्शे में जहां भी युद्ध की आग सुलगी है, वहां घातक हथियार जमकर खून बहा रहे हैं और उसी तादाद में हथियारों की मंडी में कैश फ्लो होता है। स्क्रीन पर आप जो ये एच लिखा हुआ देख रहे हैं, इसका मतलब ही हथियार ही है। आज हम उन्हीं हथियारों की मंडी की बात करेंगे जो कभी यूक्रेन को दहलाते हैं तो कभी ईरान को डराते हैं। सवाल ये नहीं कि जंग क्यों हो रही है, बल्कि सवाल ये है जंग को जिंदा कौन रख रहा है। जवाब है ये हथियार मंडी, जहां गोलियों की डील होती है, मौत पर मुनाफा कमाया जाता है। हर जगह बारूद बरस रहा है और ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ $600 बिलियन के बाजार पर बादशाहत कायम करने के लिए। ये वैश्विक बाजार हथियारों का है और अमेरिका, चीन और रूस इसके सबसे बड़े प्लेयर हैं। ये तीन महाशक्तियां आमतौर पर जंग नहीं लड़ती, बल्कि दुनिया को युद्ध में उलझाकर अपना बाजार चलाती हैं। इन तीनों देशों की नीति एक जैसी है और वो ये कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा मुनाफा किसी कारोबार में है तो वो है हथियारों का कारोबार।